गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे नायक सीरीज़ के पार्ट 1 को। आज हमको करना था जो एमटीएस सीरीज़ के 12th पार्ट को, लेकिन अभी तक वो नहीं लिखा गया है, तो आज हम नायक सीरीज़ के पार्ट 1 को करेंगे और कल को करेंगे 12th पार्ट को। चलिए तो देर न करते हुए हम हमारी क्लास को शुरू करते हैं और इस क्लास की पीडीएफ के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। ICH यानी कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट कौन सी हैं? तो इनको कहते हैं अमूर्त धरोहर और इनकी भारत में संख्या है 15। सन 2010 में मुदियेट्टू को शामिल किया गया था जो केरल राज्य से संबंधित है। भारत में विश्व धरोहर स्थलों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में हो गई है 43 स्थल और इसमें 35 कल्चरल, 7 नेचुरल और एक मिक्स हेरिटेज साइट है। और 43वीं कौन सी है? मोइदम, जो असम के होम साम्राज्य के कब्रिस्तान को कहा जाता है मोइदम। तो इस स्थल को हाल ही में यूनेस्को की हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है। 2008 में कुटियाट्टम, वैदिक जप और रामलीला को शामिल किया गया था। और सन 2010 में छऊ, कालबेलिया डांस जो राजस्थान का है और मुदियेट्टू केरल का है, इनको अमूर्त धरोहर सूची में शामिल किया गया था। सन 2016 में योग को, 2017 में कुंभ के मेले को, और कुंभ का मेला 12 वर्षों में एक बार किया जाता है और ये 4 स्थानों पर ही होता है। 2021 में दुर्गा पूजा को और 15वीं हाल ही में 2023 में गरबा डांस जो गुजरात का है इसको शामिल किया गया है। लाहो नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध मेघालय राज्य से। और मेघालय राज्य के अन्य फोक डांस कौन कौन से हैं? नोंगक्रेम, बेहदीन खलम, साद सुक, वांगला, खासी डांस इत्यादि। और केरल के कौन से हैं जिसके पीछे कली लगा हो? और 2 क्लासिकल डांस है, कथकली जिसमें आँखों और बाहों का संचालन किया जाता है और मोहिनीअट्टम सुंदर स्त्री के द्वारा किया जाता है और ये केरल राज्य से संबंधित है। गंगूबाई हंगल का संबंध किससे है? तो गंगूबाई हंगल का संबंध है किराना घराना से और किराना घराना मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से संबंधित है और इसके संस्थापक थे करीम खान। और इसके महत्वपूर्ण कलाकार है बलदेव सिंह बाली, भीमसेन जोशी। भीमसेन जोशी को सन 2008 में भारत रत्न दिया गया था। अब्दुल वाहिद खान और उपेंद्र भट्ट। हरशंकर भट्टाचार्य किस में उस्ताद हैं? तो ये किससे संबंधित है? तो ये सितार से संबंधित। और पंडित रविशंकर भी सितार से संबंधित है। निखिल बैनर्जी, विलायत खान और अरविंद पारेख, इनका संबंध है सितार से। वायलिन वादक कौन कौन हैं? तो ये हैं के सुब्रमण्यम, के वैद्यनाथन। संतूर से संबंधित है पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सोपोरी। सारंगी से हैं बुंदू खान, इलियाज खान, सुल्तान खान इत्यादि। चिथिराई उत्सव का संबंध किस राज्य से है? चिथिराई या चित्राथी, इनका संबंध तमिलनाडु राज्य से। और तमिलनाडु में ही जल्लीकट्टू किया जाता है जिसका आयोजन पोंगल त्यौहार में किया जाता है और यह बुल फेस्टिवल कहलाता है। पोंगल तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। महामहम पुंथड़ू ये तमिल नववर्ष कहलाता है। और केरल का नववर्ष क्या है? ये है विशु। तो आपको बताना है कि आंध्र प्रदेश का नववर्ष क्या कहलाता है और उत्तर भारत में नववर्ष को किस नाम से मनाया जाता है? भारत का पहली बार हॉकी वर्ल्ड कप कब जीता था भारत ने? तो 1975 में पाकिस्तान को हराया था। और कितनी बार? अब तक केवल एक ही बार जीता है। और तीसरा वर्ल्ड कप यह था जिसका आयोजन मलेशिया में किया गया था। और भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? अजीत पाल सिंह थे। और पहला हॉकी वर्ल्ड कप कब हुआ था? 1971 में हुआ था बार्सिलोना स्पेन में और इसने पाकिस्तान ने स्पेन को हराया था। और 2023 जो नवीनतम हॉकी वर्ल्ड कप है इसका आयोजन भुवनेश्वर ओडिशा में किया गया था और जर्मनी ने बेल्जियम को इसमें हराया था। 2026 में हॉकी का वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा? बेल्जियम और नीदरलैंड में होगा। तो आपको बताना है कि नीदरलैंड में किस संस्था का, यूएन की किस अंग का मुख्यालय स्थित है? और बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में किन 2 संगठनों का मुख्यालय स्थित है? पंजाब से संबंधित संगीत का मुख्य रूप क्या है? तो पंजाब से संबंधित है टप्पा। और पंजाब से संबंधित अन्य डांस कौन कौन से हैं? जुगनी, सुहाग, लोरियन और घोरियन। वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेनिस टूर्नामेंट, सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा होता है? चलिए तो हम इनको सीरियल वाइज देख लेते हैं। सबसे पहले साल के प्रारंभ में होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन जिसकी शुरुआत 1905 में हुई थी और ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। फिर होता है फ्रेंच ओपन जिसकी
की शुरुआत 1891 में हुई थी और ये मिट्टी के कोर्ट पर खेला जाता है। और इसके बाद होता है विंबलडन, जो सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है और इसकी शुरुआत 1877 में हुई थी और ये घास के कोर्ट पर खेला जाता है। फिर साल के अंत में होता है यूएस ओपन, जिसकी शुरुआत 1881 में हुई थी। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के विजेता कौन है? तो मेल वर्ग का विजेता है जोनिक सिनर, जो इटली के हैं, और फीमेल के विजेता हैं आर्यन सबलेंका, जो बेलारूस की रहने वाली हैं। और युगल में रोहन बोपन्ना और मैथ्यूज एबडन के द्वारा जीता गया था। और मैथ्यूज ऑस्ट्रेलिया के थे। रोहन बोपन्ना टेनिस ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं। किरण देसाई की महत्वपूर्ण पुस्तक कौन सी है? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, जो जिसके लिए इनको सन 2006 में बुकर प्राइज दिया गया था। और इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है इम्बैलेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, हल्ला बालू इन गुआवा ऑर्चर्ड। और अनीता देसाई की पुस्तक कौन कौन सी है? फास्टिंग, फिस्टिंग और इन कस्टडी। संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था 9 दिसंबर 1946 को। और संविधान सभा की स्थापना 6 दिसंबर 1946 को फ्रेंच प्रथा से प्रभावित होकर की गई थी। और इसमें पहला संबोधन जेबी कृपलानी ने दिया था। और इसके पहले अस्थायी अध्यक्ष उम्र के आधार पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा की पहली बैठक यानी कि 9 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। लेकिन 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, जो आगे चलकर भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने थे। संविधान सभा में कुल सत्र कितने हुए थे? 11 सत्र हुए थे। और 13 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पंडित नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। लेकिन यह 22 जनवरी 1947 को पास किया गया था। और इसके पहले सत्र 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1946 तक चला था। संविधान सभा का परामर्शदाता किसको माना जाता है? BN राव या बेनेगल नरसिंह राव को संवैधानिक सलाहकार कहा जाता है। और संविधान का पहला प्रारूप अक्टूबर 1947 में बनाया था, जिसमें 243 अनुच्छेद थे। संविधान सभा का गठन कब किया गया था? संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत, और यह योजना भारत 24 मार्च 1946 को आई थी दिल्ली। और इसका प्रस्ताव 16 मई 1946 को पेश किया गया था। और इसमें 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स। और पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। माउंटबेटन योजना कब आई थी? 3 जून 1947 को, जब संविधान सभा बनाई गई थी। कैबिनेट मिशन आया था। और इस मिशन में कितने सदस्य थे? इस मिशन में 13 सदस्य थे। और इसके उपाध्यक्ष पंडित नेहरू को बनाया गया था और इसका अध्यक्ष माउंटबेटन को बनाया गया था। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। और मौलिक अधिकारों से संबंधित सलाहकार समिति के भी अध्यक्ष यही थे। प्रारूप या मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और इसमें 7 सदस्य थे। मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे JB कृपलानी। और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी। संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति, जहाँ पर भी संघ दिखेगा वहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू, और जहाँ पर भी प्रांत दिखेगा तो वहाँ पर सरदार पटेल इसके प्रमुख होंगे। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया था? अंगीकृत यानी कि पारित। और इसको पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 को, क्योंकि यह इस दिन बनकर तैयार हो गया था और इसलिए इसको संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 26 जनवरी को ही राष्ट्रीय मिल्क दिवस या राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। और भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और इसको बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। और इसमें कुल 165 दिन तक बैठकें चली थी। संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। लेकिन साइन कितनी महिलाओं के द्वारा किए गए थे? 8 महिलाओं ने ही साइन किए थे। लेकिन कहीं कहीं पर 11 भी लिखा होता है, तो 11 भी हमारा आंसर सही हो जाएगा। और इसमें शामिल थी विजयलक्ष्मी पंडित, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था। राजकुमारी अमृत कौर इंडिया की पहली स्वास्थ्य मंत्री ये बनी थी। सुचेता कृपलानी ये पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी उत्तर प्रदेश राज्य की। और सरोजनी नायडू इनका निधन हो गया था। और लीला रॉय इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और हंसा मेहता, तो ये महिलाएं थी। कमला चौधरी, जी दुर्गाबाई, रेणुका रॉय, मालती चौधरी इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। दक्षिणाई बेलियादुन जो दलित थी एकमात्र महिला। बेगम एजाज रसूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो एकमात्र मुस्लिम महिला थी। और एनी मस्करीनी, पूर्णिमा बनर्जी
और अम्मू स्वामीनाथन जो दक्षिण भारत से एकमात्र थे और सबसे पहले इन्होंने ही हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रागैतिहासिक मानव के प्राचीनतम जीवाश्म कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हथनोरा मध्य प्रदेश से, और यहाँ से मानव खोपड़ी मिली थी जो 1982 में खोजी गई थी। ASI भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के द्वारा इसको खोजा गया था, और इसे नर्मदा मैन कहा जाता है क्योंकि ये नर्मदा नदी घाटी में मिली है। तो नर्मदा मैन मानव की खोपड़ी है जो 1982 में खोजी गई थी, और यह प्राचीनतम जीवाश्म है जो हथनोरा मध्य प्रदेश से खोजी गई है। किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने भीमबेटका गुफा को देखा और शैलचित्रों के ऐतिहासिक महत्व को खोजा? तो ये खोजा VS वाकणकर के द्वारा 1957 में इसको खोजा गया था। और भीमबेटका की गुफाओं को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? सन 2003 में। महाभारत के भीम पर आधारित यहाँ पर चित्र मिलते हैं। भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो व्यवस्थित कृषि का प्रमाण मिलता है मेहरगढ़ पाकिस्तान से, जो बोलन नदी घाटी में स्थित था, और यहाँ से गेहूं जौ के साक्ष्य मिले हैं जो लगभग 7000 वर्ष पुराने हैं। और वर्तमान में कौन है? लहुरा देव जो उत्तर प्रदेश राज्य का है, जिसे संत कबीर नगर कहा जाता है, और यहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं जो लगभग 9000 ईसा पूर्व पुराने हैं। स्थायी जीवन का पहला साक्ष्य भी यहीं से मिला है, और पालतू भैंस का पहला साक्ष्य भी यहीं से हमको मिला है। मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो मानव ने सबसे पहले किस अनाज का प्रयोग किया था? जौ का प्रयोग किया था, और ये जौ हमको मिला है जो लगभग 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में था। नवदा टोली किस राज्य में स्थित है? नवदा टोली नामक स्थल, ये स्थल भारत में मध्य प्रदेश में स्थित और नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, और इसकी खोज HD सांकलिया के द्वारा की गई थी। अब हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण स्थल। लोथल कहाँ पर स्थित है? लोथल गुजरात में स्थित है जो भोगवा नदी के किनारे स्थित है, और यहाँ से सबसे पुराना डॉकयार्ड या गोदीवाड़ा मिला है। रोपड़ पंजाब में स्थित है, धौलावीरा गुजरात में है, और ये 40वीं हेरिटेज साइट बना था, और वर्तमान में है 43 हेरिटेज साइट। तो 39वीं कौन सी थी? रामप्पा मंदिर, 40वीं धौलावीरा, 41वीं शांति निकेतन, 42वीं होयलेश्वर मंदिर, और 43वीं मोईदम अभी हाल ही में बनी है। रंगपुर का संबंध है गुजरात राज्य से। बनावली हरियाणा में स्थित है, और यहाँ से हमें क्या चिन्ह मिला है? अंतरंजी खेड़ा, यह सबसे पुराना लोहा का साक्ष्य मिला है जो एटा उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत की तटीय रेखा से सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो तटीय रेखा से सीमा बनाने वाले राज्य हैं 9, और इसमें पश्चिमी तट पर हैं 5 और पूर्वी तट पर हैं 4 राज्य हैं। और सबसे लंबी समुद्री रेखा किस राज्य की है? तो ये सबसे लंबी है गुजरात की 1214 किलोमीटर, उससे कम है आंध्र प्रदेश की 973 किलोमीटर, तीसरे पर है तमिलनाडु 906 किलोमीटर, और महाराष्ट्र 652 किलोमीटर है। और पश्चिमी तट पर कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल और कर्नाटक। और पूर्वी तट पर कौन कौन से हैं? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। तो ये 9 राज्य पूर्वी तट से जो समुद्र तट से सीमा बनाते हैं। और सबसे कम समुद्री सीमा किसकी है? गोवा की है 104 किलोमीटर। और सबसे लंबी समुद्री सीमा वाला यूटी कौन सा है? तो ये अंडमान निकोबार है, और अभी हाल ही में इसकी राजधानी बदल दी गई है, पोर्ट ब्लेयर से विजयपुरम इसकी राजधानी कर दी गई है। और सबसे छोटी समुद्री सीमा यूटी की किसकी है? लक्षद्वीप की है। भारत में कन्याकुमारी कहाँ पर स्थित है? भारत में कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य में स्थित है, और भूमध्य रेखा के उत्तर में यह स्थित है। 10 अंश जल मार्ग किसको अलग करता है? 10 अंश का मतलब है 10 डिग्री अक्षांश किसको अलग करता है? तो यह अंडमान को निकोबार से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है, और लक्षद्वीप की राजधानी का नाम है कवरत्ती। 11 डिग्री चैनल यह अमीनी द्वीप को कन्नौर से अलग करता है। और जो ग्लोब होता है इसमें 0 डिग्री रेखा कौन सी होती है? इसे इक्वेटर या भूमध्य रेखा कहते हैं। और 23.5 डिग्री नॉर्थ यह कहलाती है कर्क रेखा, और जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और जो दक्षिण में 23.5 डिग्री रेखा होती है उसे मकर रेखा कहते हैं। और भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है माहे नदी, और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी ये भी बतानी है आपको कमेंट बॉक्स में। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो
तो ये है इंदिरा पॉइंट, जिसे पिगमिलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है, और कन्याकुमारी कैप कॉमोरिन में स्थित है। जमीनी का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? ये है कन्याकुमारी, जो 8 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। और सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल, जो 37 डिग्री 6 मिनट पर स्थित है। और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है किबिथु, जो अरुणाचल प्रदेश में है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में यह स्थित है। और पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती, गुजरात का है, जो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। भारत में सबसे पहले किस राज्य में सूर्योदय होता है? तो ये होता है अरुणाचल प्रदेश में, लगभग 4 बजे हो जाता है और 4 बजे सूर्यास्त हो जाता है। और ये होता है डोंग गांव में। और इसकी खोज 1999 में की गई थी, और सबसे अंत में सूर्योदय गुजरात राज्य में होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील है, और भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित भी है, यानी कि इसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का मिलन है। विकासशील का मुख्य कारण क्या क्या है? तो कृषि मुख्य व्यवसाय होना, विशाल जनसंख्या, असंतुलित आर्थिक विकास, निम्न प्रति व्यक्ति आय, छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी, ये सभी कारण हैं हमारी अर्थव्यवस्था के पिछड़े होने के कारण। भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है। क्या लक्षण नहीं है? भारतीय अर्थव्यवस्था प्राकृतिक संसाधनों की कमी, और धन की न्यून कार्यक्षमता, प्रति व्यक्ति आय कम होना, और पूंजी निर्माण की न्यून दर, तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है। और ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्षण हैं। भारत में गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है नीति आयोग के एक कार्यदल के द्वारा। और नीति आयोग के कार्यदल NSSO यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, और CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, और इन दोनों का मिलाकर 23 मई 2019 को एक नया मंत्रालय बना दिया गया, MOSPI, जो मिनिस्ट्री फॉर स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन कहलाता है। कौन सी पंचवर्षीय योजना अपने निर्धारित समय पर प्रारंभ नहीं हो सकी थी? तो कौन सी नहीं हो सकी थी? तो ये नहीं हो सकी थी 6वीं पंचवर्षीय योजना अपने निर्धारित समय पर प्रारंभ नहीं हो सकी थी। पहली योजना 1951 से 56, दूसरी 56 से 61, तीसरी 61 से 66, चौथी 1969 से 74, और पाँचवीं 1974 से 78, और यह समय से पूर्व समाप्त हो गई थी 5वीं पंचवर्षीय योजना। और 6वीं समय से प्रारंभ नहीं हो सकी थी 7वीं 1985 से 90, 8वीं 1992 से 97, फिर 1997 से 2002, 2002 से 7, 2007 से 12, और 2012 से 17। लेकिन 2015 में ही नीति आयोग का निर्माण कर दिया गया, और जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी इसको बीच में ही समाप्त कर दिया गया था। कौन सुमेलित नहीं है? किलोवाट घंटा किसका मात्रक? विद्युत का, सेल्सियस ताप का, गुणक रक्त का, और रिएक्टर स्केल भूकंप तीव्रता का मात्रक है। आर्द्रता से हाइग्रोमीटर, आर्द्रता का मापन हाइग्रोमीटर में किया जाता है। और वायुमंडलीय दाब का मापन बैरोमीटर में किया जाता है। और यदि बैरोमीटर की रीडिंग अचानक से बढ़ जाए, अचानक से ऊपर उठ जाए, तो उससे क्या होगा? तो इसका आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। वायु का वेग एनीमोमीटर के द्वारा मापा जाता है। दाब की इकाई क्या है? तो दाब की इकाई है पास्कल। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर। उष्मा या ऊर्जा का मात्रक कौन सा है? जूल। रेडियो एक्टिव पदार्थ की स्थिरता किसमें मापा जाता है? बैक्यूरेल में इसको मापा जाता है। जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है भौतिक परिवर्तन, यानी कि भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन होता है जो हमने परिवर्तन किया है वह उसी अवस्था में वापस भी आ जाए, तो उसका कहते हैं भौतिक परिवर्तन। यानी कि यदि हम पानी की बर्फ़ बनाएं तो हम उसको पिघलाकर वापस पानी बना सकते हैं, यानी कि उसी व्यवस्था में वापस ला सकते हैं। तो ऐसे परिवर्तन को कहते हैं भौतिक परिवर्तन। और एक होता है रासायनिक परिवर्तन, जो परिवर्तन हो गया और वापस उसी अवस्था में न आ पाए। जैसे दूध से दही बनाना, दूध से हम दही तो बना सकते हैं लेकिन दही से वापस दूध नहीं बना सकते, तो ये हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। फल का पकना भी रासायनिक परिवर्तन है। अक्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो पीएच स्केल की खोज किसके द्वारा की गई थी? सोरेनसन के द्वारा की गई थी। और पीएच स्केल में 0 से 14 तक गिनती लिखी होती है, और इसमें 7 उदासीन होता है, और 7 से 14 तक अक्षार होता है। तो अक्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? 7 से 14 के बीच होता है। और 0 से 7 के बीच अम्ल होता है, और 7 से जितना 0 की तरफ जाते जाएंगे वह उतना ही अम्लीय होता जाएगा, और 7 से 14 की तरफ जितना जाएंगे
वह उतना ही क्षारीय या कड़वा होता जाएगा और इसे 25 डिग्री सेल्सियस पर मेजरमेंट किया जाता है। अम्लीय क्या क्या होता है? अम्लीय 0 से 6 के बीच और 0 से 7 के बीच और 0 से 7 से कम। तो ये हमारा सही हो जाएगा। 0 से 7 से कम के पीएच को अम्लीय पीएच कहा जाता है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील है विटामिन बी और सी। और वसा में घुलनशील कौन है? विटामिन ए, डी, ई और के। और के का रासायनिक नाम क्या है? और विटामिन के किससे संबंधित है? और विटामिन के की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? हमारा शरीर कौन सा विटामिन बनाता है? तो विटामिन डी और के हमारे शरीर में बनता है और विटामिन के आंत का जीवाणु बनाता है। किस स्टेडियम का नाम बदलकर हाल ही में निरंजन साहा स्टेडियम रखा गया है? तो ये रखा गया सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम का, जो महाराष्ट्र में स्थित है। ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ पर है? कोलकाता में। और भारत का यह चौथा सबसे बड़ा स्टेडियम है। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम कहाँ पर है? बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? तो ये बनी है अदिति सेन डे और इनको यह अवार्ड 50 वर्ष की आयु से कम में मिला है और इसको शुरुआत 1991 में हुई थी और कंप्यूटिंग नवाचार के लिए इस अवार्ड को दिया जाता है। 2024 में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया? जवान को। बेस्ट एक्टर का अवार्ड शाहरुख खान को दिया गया जवान फिल्म के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड नयनतारा को दिया गया। बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड दिया गया संदीप रेड्डी को एनिमल मूवी के लिए। और बेस्ट विलेन का अवार्ड बॉबी देओल को एनिमल मूवी के लिए दिया गया है। नेक्स्ट 39वां क्वेश्चन, आईसीसी वर्ल्ड कप 2000 आईसीसी अवार्ड 2023 में बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको दिया गया? तो ये दिया गया पैट कमिंस को, जो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान हैं। और आईपीएल में दूसरा सबसे महंगा खिलाड़ी कौन था? तो ये था पैट कमिंस, जो 20.50 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। और आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी है मिचेल स्टार्क, जो 24.75 करोड़ रुपए में केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स के द्वारा खरीदा गया था। आईसीसी अवार्ड्स मैन वनडे किसको दिया गया? विराट कोहली को। टेस्ट में अवार्ड उस्मान ख्वाजा को और टी20 में सूर्य कुमार यादव को अवार्ड दिया गया था। 40वां और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, पीएम विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? तो ये सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू की गई है और इसमें 15,000 रुपये आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस विभाग के मंत्री कौन हैं और भारत में वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है, भारत में रेल मंत्री कौन है, भारत में जो कानून मंत्री है वो कौन है। तो ये 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताने हैं। और हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर, वो वे किस विभाग के मंत्री हैं? तो ये सभी क्वेश्चन आपको बताने हैं कमेंट बॉक्स में। क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।